मित्रों, आज के वीडियो में हम उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 9 विषय संस्कृत के प्रतिदर्श प्रश्न पत्र को देखने जा रहे हैं। प्रतिदर्श प्रश्न पत्र मतलब पेपर का सैंपल पेपर या आप उसके मॉडल पेपर भी बोल सकते हैं। तो ये जो मॉडल पेपर जो पेपर का एक प्रारूप है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैंने अलग से भी एक वीडियो सिलेबस का बनाया है कि क्या क्या पाठ्यक्रम आपका संस्कृत के पेपर में आने वाला है। तो आपने पाठ्यक्रम वाला वीडियो देख लिया होगा और उससे आपने अच्छे से तैयारी की होगी। ये इस वीडियो में एक पेपर का इस वर्ष जो किस तरह के प्रारूप वाला पेपर में थोड़ा सा बदलाव जो किया गया है, किस तरह का पेपर आपके सामने आ सकता है, इसका सैंपल मैं आपको देने जा रहा हूं। ये आप ना समझें कि ये इसी पेपर से पूरा पेपर आपको पेपर में आ जाएगा। हाँ, इसमें से कुछ आपको पेपर में आ सकता है। तो आप इस वीडियो को भी देखें और साथ में सारे पाठों का अभ्यास करके जाएं, तभी आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। संस्कृत पेपर में आप घबराएं ना, पेपर को पूरा अवश्य करें तो आप निश्चित रूप से पास हो जाओगे, अच्छे अंक प्राप्त करोगे। आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। कक्षा 9 संस्कृत विषय सैंपल पेपर घंटे, इसमें 3 घंटे का समय मिलने वाला है और 80 अंकों का ये पेपर होने वाला है। इसके निर्देश ना पढ़ते हुए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसके जो 4 खंड हैं इस पेपर के 4 खंड मैंने अपने जो वीडियो है सिलेबस वाला उसमें बताए हैं। तो हम सबसे पहले खंड पे चलते हैं। पहला हमारा जो खंड है वो है अपठितांश अवबोधनम। अपठित अवबोधन होता है ऐसा गद्यांश या पद्यांश जो आपका पढ़ा हुआ ना हो, आपकी पुस्तक से ना हो। जैसे कि संस्कृत की पुस्तक का नाम आपने सुना होगा, सेमुसी पुस्तक का नाम है, और उससे ये पाठ, ये जो गद्यांश है उस पुस्तक से नहीं है, ये अपठित है, मतलब पढ़ा हुआ नहीं है। इस गद्यांश को पढ़ करके आपको इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला गद्यांश आपके सामने है। अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। नीचे लिखा गया जो आपका अनुच्छेद है, गद्यांश है, उसको आपको पढ़ना है और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो ऐसा पेपर में आपको गद्यांश पेपर में दिया रहेगा। आपको कोई सा भी गद्यांश हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि यही वाला गद्यांश आए, पर कोई भी गद्यांश आपको दिया होगा और उसके नीचे आपको प्रश्नों के उत्तर दिए होंगे, प्रश्न दिए होंगे, उनके उत्तर आपको लिखने होंगे। अब यहाँ पर ये गद्यांश आपके सामने जो भी होगा उसको आपको ध्यान से पढ़िए। इसको मैं पढ़कर आपको बता रहा हूँ। एकदा भोज नाम नृपा आसीत। एक बार जो है भोज नाम का राजा था। प्रजा पालने अति कुशला सह स्नेहन प्रजा अपालियत। प्रजा पालन में वो बहुत कुशल था और स्नेहपूर्वक प्रजा का पालन करता था। परम नृपस्य पुत्रा मूर्खा अशिक्षिता गुणहीना च आसीन। लेकिन जो राजा के पुत्र थे वो पुत्र कैसे थे? अशिक्षित थे, मूर्ख थे और गुणहीन थे। एतस्मात् कारणात्, इस कारण से, राजा अतीव चिंता आकुलः आसीत। इस कारण से राजा बहुत चिंता में रहता था। किम किम करोमि, क्या करूं? कथम एतान मम विद्याहीन पुत्रान सर्वगुण संपन्नान करोमि। किस प्रकार से मैं इनको कर सकता हूँ, इन पुत्रों को, इन विद्याहीन पुत्रों को सर्वगुण संपन्न किस प्रकार से मैं करूं, इसी चिंता में। इति विचिंत्य सा अग्रिमे दिवसे, इसी चिंता में अगले दिन राजसभायाम आगत्य, राजसभा में आकर के अघोषत, राजा ने घोषणा की। अस्ति कश्चिद विद्वान पंडिता, कोई है, कोई विद्वान पंडित है, कोई विद्वान पंडित है या मम मूर्ख पुत्रान नीति निपुणान कर्तुम समर्थ भवेत, जो मेरे मूर्ख पुत्रों को नीति निपुण में समर्थ करने, नीति में निपुण करने में समर्थ होगा।
एतत् आकर्णे, यह सुनकर देवदत्त नाम पंडित, यह सुनकर देवदत्त नाम का पंडित किंचित विचारे, कुछ विचार करके नृपा भोजम, राजा भोज से उत्साहपूर्वकम अवदत, राजा भोज से उत्साहपूर्वक बोला, महाराज अहम एतान राजकुमारान, मैं इन राजकुमारों को नीति शास्त्रेषु निपुणान कर्तुम समर्थो अस्मि, नीति शास्त्रों में निपुण करने में समर्थ हूँ। ततः ते राजकुमारा विद्यालाभाय देवदत्त पंडितेन सह अगच्छन, तब वो राजकुमार विद्या के लाभ के लिए, विद्या प्राप्त करने के लिए देवदत्त पंडित के साथ चले गए। असो अशिक्षित असो पंडितः, उस पंडित ने, देवदत्त पंडित ने इस प्रकार से, पंडित पशु पक्षी भी जंतु नाम कथा भी, पशु पक्षियों की जंतुओं की कथाओं के द्वारा तेषाम राजपुत्राणाम मनोरंजनम कुर्वन्, उन राजपुत्रों का मनोरंजन करते हुए सरलतया तेभ्या नीति शास्त्र ज्ञानम अशिक्षत, उनको नीति शास्त्रों का ज्ञान करा दिया। ततः आरभ्य ते राजपुत्राः सकल शास्त्र संपन्ना नीति शास्त्र निपुणा च अभवन, इस प्रकार से वो सारे राजा के पुत्र क्या हो गए, सभी शास्त्रों में, नीति शास्त्रों में निपुण हो गए। तो ये था गद्यांश। वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है तो इसको ध्यान से देखिए, तभी आपको सभी समझ में आएगा। तो हमारा पहले प्रश्न यहाँ पे दिए, एक पदेन उत्तरत केवलम प्रश्न द्वयम, मतलब केवल 2 प्रश्न करने हैं, एक एक नंबर के 2, यहाँ पर 3 दिए हैं, आपको 2 करने हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न निकल के आता है कि निरपस्य नाम किम आसीत, राजा का नाम क्या था, राजा का नाम था राजा भोज, तो यहाँ पर भोजा लिख देंगे। फिर है प्रजा पालने राजा कीदृशा आसीत, प्रजा के पालन में राजा कैसा था, अति कुशलः, अति कुशल राजा था। फिर है के मूर्खा अशिक्षाता गुणहीना च आसीन, कौन मूर्ख और गुणहीन थे, वो थे पुत्रहा, जो उसके पुत्र थे वो अशिक्षित और गुणहीन थे। जो मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ ये यहाँ भी आपके सामने है, यहाँ गद्यांश भी आपको मिलेंगे। भोजः, पहले प्रश्न का उत्तर है भोजः, और दूसरा यहाँ पर आपको मिल जाएगा अति कुशलः, और इसी प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा नृपस्य पुत्रः, राजा के पुत्र, ये यहीं पे उत्तर मिलेंगे आपको सारे। अब आता है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर देने। इसमें भी प्रश्न द्वयम, मतलब 2 प्रश्न करने हैं, 2-2 नंबर के 2 प्रश्न करने हैं। यहाँ पर भी आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है नृपः राजसभायाम आगत्य किम अघोषयत, राजा ने राजसभा में आकर क्या घोषणा की। तो यही गद्यांश में उत्तर दे रखा है, यहीं पे स अग्रिमे दिवसे राजसभायाम आगत्य अघोषत अस्ति कश्चित विद्वान पंडिता यमम मूर्ख पुत्रान नीति निपुणा कर्तुम समर्थ भवेत, यहाँ तक का ये उत्तर हो जाएगा आपका। फिर इसी में सेकंड वाला प्रश्न आता है कि देवदत्त केन प्रकारेण राजकुमारान अशिक्षत, देवदत्त ने किस प्रकार से राजकुमारों को शिक्षा दी। इसी गद्यांश में आपको उत्तर मिलेगा कि पंडितः, यहाँ से हो जाएगा पंडितः पशु पक्षी भी जंतु नाम कथा भी तेषाम राजपुत्राणाम मनोरंजनम कुर्वन् सरलतया तेभ्या नीति शास्त्र ज्ञानम अशिक्षत, यहाँ से उत्तर, यहाँ तक का उत्तर आपका होने वाला है, या आपका यहाँ तक उत्तर हो जाएगा। फिर इसमें थर्ड वाला प्रश्न है कि देवदत्त नाम पंडिता निरपम भोजम किम अवदत, देवदत्त नाम के पंडित ने राजा भोज से क्या कहा। तो आपको सभी उत्तर गद्यांश में मिलेंगे, गद्यांश से ही यहीं से आपको उत्तर मिल जाएगा कि देवदत्त नाम पंडिता किंचित विचारे निर्भम भोजम उत्साहपूर्वक अवदत्त, महाराज अहम एतान राजकुमारान नीति शास्त्रेषु निपुणान कर्तुम समर्थो अस्मि, यहाँ तक ये आपका उत्तर है। तो ये
आप समझ लीजिए, ये आपका उत्तर यहाँ तक हो गया। अब अगला प्रश्न आता है, ये अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम लिखत। इस अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक लिखना है, नामकरण इसका करना है। तो यहाँ पर इसका शीर्षक हो सकता है राजकुमाराणाम शिक्षा। तो राजकुमारों की शिक्षा ऐसे आप दे सकते हैं, या और भी कुछ आपकी समझ में आए तो आप इसका शीर्षक दे सकते हैं। अब फिर अगला प्रश्न आता है, यथा निर्देशम उत्तरत। केवल प्रश्न द्वयम, केवल 2 प्रश्नों के निर्देश के अनुसार उत्तर देने हैं। यहाँ पर आसन शब्द आया। आसन इति क्रियापद से कर्तृपदम किम। आसन जो क्रिया शब्द है, इसका क्रियापद जो है ये आसन, इसका कर्तृपद का कौन सा है? तो इसका कर्तृपद, यहाँ पे 4 उत्तर आपको, बहुविकल्पीय प्रश्न जो है 16 अंकों के लगभग बहुविकल्पीय प्रश्न आपके परीक्षा में आने वाले हैं। तो इसमें 4 उत्तर दिए रहेंगे, पुत्रा, मया, निरपस्य, गुणहीना। तो इसमें से कौन सा सही है वो आपको निशान लगाना होगा। इसमें हमारा पहला उत्तर पुत्रा सही होगा। अब इसमें सेकंड प्रश्न आता है कि स अग्रिमे दिवसे राजसभायाम आगत्य अघोषत। अत्र सा सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो सा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? राजा के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो राज्ञे, ये वाला ग वाला इसका उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न आता है कि निरपस्य पुत्रा गुणहीना आसन। अत्र विशेष्य पदम किम। यहाँ विशेष्य पद क्या है? तो निरपस्य पुत्रा गुणहीना आसन। तो इसका विशेष्य कौन है? पुत्रा। ये वाला शब्द इसका पुत्रा, इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अगला भी यहाँ पर के ये प्रश्न है कि शिक्षिता इति पद से कृते विलोम पद। जो शिक्षिता शब्द है, इसका विलोम शब्द क्या होगा? तो शिक्षिता का क्या हो जाएगा? अशिक्षिता विलोम शब्द हो जाएगा। अब आ जाता है खंड ख, रचनात्मक कार्यम। ये 15 अंकों का आपका रचनात्मक कार्य होगा, जिसमें आपका पत्र वगैरह लिखने के लिए आता है। तो यहाँ पर क्या है कि प्रश्न दे रखा है कि भवता नाम दीपक। आपका नाम दीपक है, 9वीं कक्षा में आप पढ़ते हो, 9वीं कक्षायाम पठति। वित्त कोश से, वित्त कोश बोलते हैं बैंक को, दोष कारण बैंक की गलती की वजह से 80 वर्ष से छात्रवृत्ति, इस वर्ष की छात्रवृत्ति भवान ना प्राप्तवान, आपको प्राप्त नहीं हुई। बैंक की गलती से आपको इस वर्ष छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुई है, बैंक का उसमें दोष है। तत्शीघ्र निवारणार्थम, इसके शीघ्र निवारण करने के लिए वित्त कोश से प्रबंधकाय एक पत्रम लिखत। वित्त कोश के प्रबंधक के लिए मतलब मैनेजर के लिए आप एक पत्र लिखना है। तो पत्र का मैं कुछ आइडिया आपको दे देता हूं। तो सबसे पहले आपको सेवायाम लिख देना है, सेवा में। फिर प्रबंधकः, प्रबंधका लिखेंगे, प्रबंधकः वित्तकोशः, वित्तकोशः प्रबंधकः। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, वित्तकोशः प्रबंधकः। और नगरम, जो भी आपका, मान लीजिए आप राजधानी देहरादून में रहते हैं तो देहरादून लिख दीजिए। जहाँ का भी आपका प्रबंधक होगा, जिस जगह का बैंक होगा, वहाँ का आप यहाँ पर लिख दीजिए, प्रबंधकः वित्तकोशकः, ठीक है। और नगर देहरादून। यहाँ पर आप विषय लिख सकते हैं, छात्रवृत्ति शीघ्र निवारणम। इस तरह से आप वो लिख सकते हैं, विषय लिख सकते। मुख्य बात ये है कि आप पत्र को किस प्रकार से लिखेंगे, तो ये मेन है। तो आपको क्या वाक्य इसमें लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि आपके सामने ये यहाँ पर दिया है कि सविने निवेदनम, सविने निवेदन है, यत कि अहम दीपका अस्मि, मैं दीपक हूँ। अहम 9वीं कक्षायाम पठामि, मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। ये आपने अपना नाम दीपक ही लिखना है, क्योंकि प्रश्न में दीपक दिया है कि आप दीपक हैं, तो आपको दीपक ही लिखना है। जैसा प्रश्न में आपके होगा, प्रश्न देख लीजिएगा कि उसमें क्या है नाम। तो अहम दीपक अस्मि, मैं दीपक हूँ। अहम 9वीं कक्षायाम पठामि, मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। 80 वर्ष से छात्रवृत्ति मम विद्यालयन प्रदत्ता, इस वर्ष की छात्रवृत्ति मेरे विद्यालय ने दे दी है। किंतु वित्त कोश से दोष कारण, मतलब वित्त कोश की, बैंक की के दोष के कारण
अहम छात्रवृत्तिम न प्राप्तवान, मुझे छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुई है। मम शिक्षाया कृते ऐसा छात्रवृत्ति अतीव आवश्यकम अस्ति, मेरी शिक्षा चलाने के लिए यह छात्रवृत्ति अति आवश्यक है। अतः भवान शीघ्रम छात्रवृत्ति समस्या समाधानम करोतु, इसलिए आप शीघ्र ही छात्रवृत्ति की समस्या का समाधान करें। समाधान करोतु इति मम विनम्र निवेदनम, मेरा विनम्र निवेदन है। और अंत में आप भवदीय करके आप अपना नाम दीपका लिख देंगे। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं आप। धन्यवाद लिख सकते हैं। सादरम दीपका नववी कक्षायाम छात्रा। अब जो थर्ड प्रश्न है वो है कि अधः प्रदत्त चित्र दृष्टवा, नीचे दिए गए चित्र को देख के मंजूषायाम प्रदत्त शब्दानाम सहाये पंचवाक्यानि संस्कृते लिखत। यानी कि जो आपका ये चित्र दिया है, ये चित्र देख लीजिए, यहाँ पे चित्र दिया है, आपके सामने चित्र है। इस चित्र को देखिए और इस चित्र को देख करके आपको 5 वाक्य संस्कृत में लिखने हैं। तो आपको जो भी चित्र दिया होगा उस चित्र को आप देखेंगे और उसका चित्र का वर्णन संस्कृत में करेंगे। ऐसे आप 5 वाक्य लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पर पहला वाक्य आपके सामने है, इदम राष्ट्रपति भवनम अस्ति, यह राष्ट्रपति भवन है। दूसरा वाक्य हो जाएगा, ऐसा भवनम विशालम सुशोभितम च अस्ति, यह जो भवन है बहुत विशाल है। सुंदरम च अस्ति, सुंदर है। इस तरह से आप लिख देंगे। और तीसरा वाक्य हो जाएगा, अत्र पुष्पाणि वर्णरंजितानि संति, यहाँ पर पुष्प जो है रंग बिरंगे जो है फूल हैं। फिर वाक्य लिख देंगे, फाल्गुन मासे अत्र बहवा विदेशी जना आगच्छन्ति, फागुन मास में यहाँ पर बहुत सारे विदेशी लोग आते हैं। फिर वाक्य हो जाएगा, ते आनंदम अनुभवंती, वे आनंद अनुभव करते हैं। इस तरह से 5 वाक्य आपको लिखने हैं और आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। इसमें अथवा करके भी प्रश्न दिया हुआ है। यदि आपको ये 5 वाक्य लिखने नहीं आ रहे हैं तो अथवा करके यहाँ दिया है कि मंजूषाया प्रदत्त शब्दानाम साहाय्येन निम्नलिखित विषयम अधिकृत्य पंचभी संस्कृत वाक्य एकम अनुच्छेदम लिखत। मतलब नीचे लिखा गया जो विषय है उस पर आप 5 वाक्यों का एक अनुच्छेद लिख सकते हैं। यदि आपको वो वाला प्रश्न नहीं करना तो आप इसको कर सकते हैं। तो ये है रक्षाबंधनम। रक्षाबंधन के ऊपर आप 5 वाक्य संस्कृत में लिख सकते हैं। आपकी सहायता के लिए कुछ शब्द यहाँ पर दिए हैं। ये मंजूषा, मंजूषा मतलब ये पेटी है, ये बक्सा, ये बॉक्स बना हुआ है, इसको बोलते हैं मंजूषा। तो इसमें जो ये शब्द दे रखे हैं, अग्रज से, अनुज से, भंगी, स्वक्रम से, रक्षाबंधनम, रक्षा सूत्रम, जो ये शब्द दिए हैं, इन शब्दों को आप अपने वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। मतलब इनकी सहायता ले सकते हैं आप अपना 5 वाक्य लिखने के लिए। तो रक्षाबंधन विषय पे 5 वाक्य कैसे आप अनुच्छेद लिख सकते हैं। रक्षाबंधनम भारतीयम पवित्रम पर्वण अस्ति, रक्षाबंधन भारतीयों का पवित्र पर्व है, त्योहार है। अस्मिन् दिने भगिनी स्वक्रमस्य प्रेमणा अग्रजस्य अनुजस्य च मणिबंधे रक्षा सूत्रम बंधति। इस दिन जो है भगिनी मतलब बहन अपने प्रेम से अपने बड़े भाई, छोटे भाई है ना, सभी को मणिबंध रक्षा सूत्र बांधती है। और सा भगिनी मिष्ठान्नम ददाति, और वह भगिनी को, बहन को मिष्ठान्नम ददाति, मिठाई देते हैं। तथा अन्यम उपहारम अपि ददाति, और भाई अपनी बहन को क्या है मिठाई देता है और अन्य उपहार भी देता है, गिफ्ट भी देता है। कहने का मतलब ये है कि पश्चात सा भगिन्या रक्षणाय प्रतिज्ञानम करोति, मतलब प्रतिज्ञा करता है, मतलब उसके पश्चात भाई बहन के रक्षा की प्रतिज्ञा करता है। और भगिनी भ्रातरम दृष्टवा प्रसन्ना भवति, बहन भाई को देख करके क्या होती है, प्रसन्न होती है। और भ्राता अपि प्रसन्ना भवति, भाई भी प्रसन्न होता है, बहन भी प्रसन्न होती है और भाई भी प्रसन्न होता है, खुश होता है। मतलब ईशा प्रवणा स्नेह से
तथा संरक्षणस्य प्रतीका अस्ति। यह जो पर्व है, यह त्यौहार है, स्नेह और रक्षा का प्रतीक है, संरक्षण का प्रतीक है। प्रश्न संख्या 4 है कि अधोलिखितानां केषांचित् पंचवाक्यानां संस्कृत भाषायां अनुवाद कुरुत। यहाँ पर लगभग 6 वाक्य हैं, इनमें से आपको 5 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। यहाँ पर देर का सबको संस्कृत पसंद है, नदी के दोनों ओर पेड़ हैं, लड़का कलम से लिखता है, सेवक ने अपना कार्य किया, तो ये वाक्य हैं, इनको आपको संस्कृत बनानी है। तो इसका थोड़ा आइडिया मैं आपको दे देता हूं। जैसे है सबको संस्कृत पसंद है, तो हो जाएगा सर्वे संस्कृतम रोचन्ते। नदी के दोनों ओर पेड़ हैं, तो नद्यों उभयतः वृक्षा सन्ति। लड़का कलम से लिखता है, बालकः लेखन्यः लिखति। सेवक ने अपना कार्य किया, सेवकः स्वकार्यम अकरोत्। फिर है मैं हमेशा सच बोलता हूँ, अहम सदा सत्यम वदामि। फिर आया संस्कृतम, संस्कृत दुनिया की पुरानी भाषा है, तो संस्कृतम विश्वस्य प्राचीनतम भाषा अस्ति। संस्कृत विश्व की जगतः जगत की, विश्व से विश्व की आप लिख सकते हैं, प्राचीनतम भाषा अस्ति। तो इस प्रकार से आपको वाक्यों का अनुवाद करने की कोशिश करनी है। थोड़ा गलत भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन करना है, छोड़ना नहीं है। तो अब आ जाते हैं हम खंड ग पे। खंड ग है अनुप्रयुक्त व्याकरण का, मतलब संस्कृत का जो व्याकरण है वो इस वाले पोर्शन में आना है। ये 25 अंकों का ये पोर्शन रहने वाला है, भाग रहने वाला है। प्रश्न संख्या 5 में है अधोलिखितानां पदानां संधि संधि विच्छेदम व कुरुत। नीचे जो पद दिए हैं उनका संधि कीजिए, संधि विच्छेद कीजिए। जैसे नर और उत्तम का हो जाएगा नरोत्तमः, नरोत्तम हो जाएगा इसका। इसी प्रकार से जो सदैव है इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सदा, और धन का निशान हो जाएगा सदा एव सदैव हो जाएगा। इसी प्रकार से जो नौअविक नाविक हो जाएगा इसका नाविक, नाविका। अब है निय अवसत का नियवसत, नियवसत हो जाएगा, ठीक है। कालिंद आत्मजा, कलिंद आत्मजा, तो कलिंद और आत्मजा अलग अलग हो जाएंगे, यानी कि कलिंद प्लस आत्मजा, 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 ठीक है। तो इस तरह से इनका आप संधि विच्छेद या संधि कर सकते हैं। अब आपका छठा जो प्रश्न है कि प्रदत्त विकल्पेभ्य उचित शब्द रूपाणी चित्वा रिक्तस्थानि पूरयत। कहने का मतलब इसमें आपके पास 4 ऑप्शन हैं, 4 उत्तर दिए हुए हैं, उनमें से एक उत्तर छांट करके आपको बताना है। तो यहाँ पर प्रश्न है अहम दुहिता अस्मि, ये पहले पार्ट स्वर्ण काका पार्ट से ये प्रश्न है। तो अहम यहाँ पर आ जाएगा, ये 4 उत्तर दिए हैं तो ये वाला उत्तर हो जाएगा निर्धन मातु दुहिता अस्मि। ये 4 उत्तर यहाँ पर दे रखे हैं, ये, तो इनमें से कोई एक उत्तर छांटना है। ऐसे फिर मल्लिका और गता, मल्लिका गई, कहाँ गई थी मल्लिका? धर्म यात्रा पे गई थी, तो इसका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? ग वाला, धर्म यात्रायाः, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब आ जाते हैं ये थर्ड वाले पे, जना किम किम ना कुर्वन्ति, जना किम किम ना कुर्वन्ति, तो यहाँ क्या हो जाएगा? उदर पूर्णम, ये हो जाएगा। फिर आ गया अगला है कि वृक्षात पतंती, वृक्ष से गिरा, क्या गिरा? जल बिंदवा, ये गा वाला इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब है पितरी, अत्र का विभक्ति, ये सप्तमी विभक्ति हो जाएगा। तो इस तरह से उत्तर छांटने, मतलब 4 उत्तर आपको छठे प्रश्न में दिए रहेंगे, उसमें से 4 में से एक उत्तर आपको छांटना होगा। प्रश्न संख्या 7 भी इसी प्रकार का रहेगा, उचित धातु रूपे रिक्त स्थाने पूर्यत। केवल प्रश्न चतुष्टम, मतलब 4 प्रश्न करने हैं यहाँ पर, 4 5 6 जो भी होंगे उनमें से 4 करने हैं, क्योंकि 1 नंबर का 1 है, 4 नंबर के 4 हैं। तो यहाँ पर सर्वे भवन्तु सुखिना, तो क्या हो जाएगा? सर्वे भवन्तु सुखिना,
ये भवन्तु आ जाएगा इसमें। ठीक है, 4 उत्तर में से भवन्तु आ जाएगा। अब अगला है गम, धातु लोट लकारे उत्तम पुरुषे बहुवचन रूपम क्या होगा? तो ये होगा गच्छामः, गच्छाम। ठीक है, फिर है त्वम है कुत्र गतवान, इसमें उत्तर हो जाएगा गतवान। अब यहाँ पे 4 उत्तर दे रखे हैं, देखो अगच्छ है, गतवान है, गच्छेत है, गच्छसि है, लेकिन जो उत्तर है वो है गतवान। फिर चौथा आ गया इसमें, वयम स्व प्रातः संस्कृतम पठिष्यामः, ये का वाला हो जाएगा इसका। फिर है ता महिला माला रचयन्ती, ये आएगा इसमें। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 8 भी आएगा, कारक उपपद विभक्तिम आश्रित्य विकल्पभ्य उचित पदानि चिनुत। मतलब आपको उचित पद चुन करके 4 प्रश्न इसमें से करने हैं, 4 नंबर के हैं। यहाँ पर भी बाला या खाली स्थान में आपको कुछ भरना है। विभेति, यहाँ पे सिंहा दे रखा पंचमी विभक्ति, सिंह का पंचमी विभक्ति का रूप यहाँ पर लिखना है, तो सिंघात इसका ख वाला ये सही उत्तर है, सिंघात। फिर इसमें दूसरा है धर्मेण न शोभते, तो इसमें पहला हो जाएगा धर्मेण अलम न शोभते। फिर फिर खाली स्थान है निवेदयति, गुरु शब्द का चतुर्थी रूप, चतुर्थी विभक्ति का लिखना है, तो वो हो जाएगा गुरुवे, स गुरुवे निवेदयति गुरुवे। फिर है अगला है हीना पशु भी समानः, विद्या का तृतीय विभक्ति का शब्द लिखना है, तो इसका हो जाएगा विद्या, ये गा वाला इसका सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निक्षा वृक्षा संति, तो ये इसका हो जाएगा राजमार्गम, राजमार्गम निक्षा वृक्षा संति। इसी प्रकार से 9वां प्रश्न है कि रेखांकित पदेशु प्रकृति प्रत्ययम विभज्य संयोज्य व लिखत, यहाँ पर प्रकृति प्रत्यय को जो है संयोजन करके या विभाजन करके लिखना है। तो यहाँ पर है माता वस्त्रम प्रक्षालयप, इसको सही करके लिख, क्या बनेगा इसका? तो इसका जो शब्द बनेगा वो ख वाला बनेगा, प्रक्षाल्य। ये देख लीजिए क्या बनेगा, ख वाला इसका उत्तर है, ये वाला इसका उत्तर है। अब आते हैं इस वाले में, बालका पुस्तकानि आनेतुम आपणम गच्छति, तो आनेतुम का क्या बनेगा? आनेतुम का क्या है? आनी कत्व है, या आनी लयप है, या आनी तुमुन है, या आनी कत है। तो जो आनेतुम शब्द है उसका आनी तुमुन बनेगा, ये वाला बनेगा। आनी तुम है तो तुमुन, तुम मतलब तुमुन। ठीक है, अब आ गया शिष्य गुरु उपविशति, शिष्य गुरु उपविशति, तो यह क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नम लयप, नम नत्वा, शिष्य गुरु नत्वा उपविशति। अब अंतिम इसमें ये अगला है कि मल्लिका तू धर्म यात्राए गम कत का हो जाता है गता, ये वाला उत्तर सही हो जाएगा। आपको दिखाई दे रहा होगा कौन सा वाला सही होगा, ये वाला सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 10 के लिए आपको संस्कृत की गिनती आनी चाहिए, तो इसमें क्या होगा? अंकानाम स्थाने उचित संख्या पदानि संस्कृत भाषायाम लिखत, कि अंकों के स्थान में यहाँ भी आपको 4 ही करने हैं, आधा नंबर का 1 है और 2 नंबर का ये प्रश्न है कि नीचे जो संख्याएं लिखी हैं 14 लिखा है, दिख रहा होगा आपको कितना लिख रहा है? यहाँ 14 है, यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, या 1 है। इनके स्थान पे आपको संस्कृत में लिखना है इनको। 14 को क्या बोलते हैं? 14 को बोलते हैं चतुर्दश, क्या बोलते हैं? चतुर्दश, चतुर्दशा हो जाएगा। ठीक है, अब ये 7 को क्या बोलते हैं? सप्त, 7 को बोलते हैं सप्त, ये हो जाएगा। 4 को क्या बोलते हैं? चत्वारी, चत्वारी, चत्वार, इस तरह से बोल सकते हैं। 3 को क्या बोलते हैं? त्रयः, त्रया बोल सकें।
एक को क्या बोलेंगे, एकम। तो इस तरह से इनको आपको संस्कृत गिनती आनी चाहिए, तभी आप इसको संस्कृत शब्दों में लिख सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 11 आया कि अधोलिखित पदेषु उपसर्गम संयोज्य विभज्य व उत्तरम चिनुत। यानी कि जो यहाँ पर उपसर्ग और आपको उपसर्ग का संयोजन और वियोजन आपको यहाँ पे करना है। तो यहाँ भी आपको 4 ही करने हैं, ठीक है। तो जैसे ये हो गया परिजन शब्द है, तो परि एक तरफ हो गया और जन एक तरफ हो गया, तो ये उपसर्ग अलग हो गया। इस तरह से आपका दुस्साहस है, तो दुस्साहस को कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। संगति है, समगति हो सकता है, ठीक है। अनुनासिक है, अनु और नासिक अलग हो सकता है। प्रति आगच्छति है, तो ये किस तरह, यहां से आप इन उत्तर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये उत्तर आपके सामने आ गया। परिजन, दुस्साहस दुस्साहस, संगति समगति, अनुनासिक अनुनासिक और प्रत्यागच्छति प्रति आगच्छति। अब प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित अव्यय पदानाम रिक्त स्थानेषु प्रयोगम कुरुत। निम्नलिखित जो अव्यय पद हैं, ये 4 अव्यय पद यहाँ पे दिए हैं, बिना, उच्चय, बहि, वृथा। इनको आपको क्या करना है, इनको आपने खाली स्थानों में भरना है। जो खाली स्थान है वहाँ पे आपको भर देना है। तो देखिए आपके सामने ही हमने खाली स्थानों में भर दिए। शंखनादा, इसमें आ गया उच्चैः भवति। फिर है कक्षात बहि मा गच्छेत, कक्षा से बाहर मत जाओ, है ना। विद्या बिना जना अपूर्णा भवन्ति, विद्या के बिना लोग क्या है, अपूर्ण है। फिर है वृथा न वक्तव्यम, बेकार में नहीं बोलना चाहिए। तो इस तरह से आप इनको शब्दों को भर देंगे। अब आपका जो चौथा खंड है वो आ गया पठित अवबोधनम। यानी कि इसका मतलब है जो आपकी सेमुसी किताब है वहाँ से आपने जो पढ़ा हुआ है वो इसमें 30 अंकों का पूछा जाने वाला है। यहाँ पर भी आपके सामने एक गद्यांश होगा, उस गद्यांश को पढ़ करके आपको प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतन लिखित। यानी कि संस्कृत में आपको प्रश्नों के उत्तर इसको पढ़ करके देने होंगे। विलोक्य बालिका रोधितुम आरब्धा। जब कौवा आया और वो गरीब लड़की के चावल खाने लगा तो वो बालिका रोदितुम आरब्धा, रोना शुरू कर दिया बालिका ने। तम निवारयंती, स्वर्ण काका पाठ है आपका एक, उस पाठ से ये लिया गया है। इस पाठ का मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं। तो तम निवारयंती सा प्रार्थयत, उसको भगाते हुए, उसको उड़ाने की कोशिश करते हुए कौवे को उसने प्रार्थना की उस कौवे से, तंडुलान माँ भक्ष्या, चावलों को मत खाओ, मदीय माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माँ बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्षा काका प्रोवाच, स्वर्ण के पंखों वाले कौवे ने कौवा बोला, माँ सुच चिंता मत करो। सूर्योदयात प्रयाग ग्रामाद बही, सूर्योदय से पहले ही गांव के बाहर, पिप्पल वृक्षमनु त्वया आगंतव्यम, तुम आ जाना पीपल के वृक्ष के नीचे। सूर्योदय से पहले ही गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे तुम आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे, वो बालिका इतनी खुश हो गई कि उसे रात को नींद भी नहीं आई ढंग से। तो सूर्योदयात पूर्व में, सूर्योदय से पूर्व ही सा तत्र उपस्थिता, वो वहां पे उपस्थित हो गई। गांव के बाहर जो पीपल का पेड़ था वहां पर उसके नीचे वो उपस्थित हो गई। तो वृक्षस्य ऊपरी विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता, वृक्ष के ऊपर देखकर वो आश्चर्यचकित हो गई। यत तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते, उसने देखा कि वृक्ष के ऊपर तो सोने का बना हुआ महल था, भवन था। यदा काका सहित्वा प्रबुद्ध स्थितता, जैसे ही कौवा सोकर के उठा, तेन स्वर्ण गवास्त कक्षितम, उसने सोने के कमरे से बाहर को देखा
और बोला, अहो बाले, हहो बाले, हे बालिका, तुम आगता, तुम आ गई हो, तिष्ठ, ठहरो, रुको, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामी, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूं जिससे तुम ऊपर चढ़ के आ सकती हो। तत्कथय, तो कहो, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तो तुम्हें किस प्रकार की सीढ़ी से आना है? सोने की सीढ़ी से आना है, चांदी की सीढ़ी से आना है, या तांबे की सीढ़ी से तुम आना पसंद करोगी? कन्या अवदत, कन्या ने कहा, अहम निर्धन मातुम दुहिता अस्मि, मैं तो गरीब माँ की बेटी हूँ। ताम्र सोपाने अनेव आगमिष्यामि, तांबे की सीढ़ी से ही आऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, परंतु उस कौवे ने सोने की सीढ़ी से ही उस गरीब बालिका को भवन में ऊपर, वृक्ष के ऊपर चढ़ाया। तो ये हमने गद्यांश पढ़ा। अब इस पे आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर हमको देने हैं। एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर देने हैं। बालिका किम कर्तुम आरब्धा, बालिका ने क्या करना शुरू कर दिया? रोदितुम, रोना शुरू कर दिया, रोदितुम आरब्धा। ठीक है। माँ शुच इति का वदती, माँ शुच किसने कहा? कौवे ने कहा। का कहा आ जाएगा इसका उत्तर। फिर है स्वर्ण भवनम का आरोहत, स्वर्ण के भवन में कौन चढ़ गया? बालिका, बालिका पहुंच गई वहां पे सोने के भवन में। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब आता है पूर्ण वाक्यानुत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर देना। केवलम दो प्रश्न द्वयम लिखा है तो दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तीन लिखे हैं, तीन में से दो के उत्तर देने हैं। प्रश्न है, दुखिता बालिका काकम किम प्रार्थयत, दुखी बालिका ने कौवे से क्या प्रार्थना की? तो यहीं पर गद्यांश में उत्तर मिल जाएगा। सा प्रार्थयत तंडुलान माँ भक्ष्या, उसने प्रार्थना की चावलों को मत खाओ। मदीय माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माँ बहुत गरीब है। इसी में सेकंड वाला प्रश्न आता है कि बालिका किमर्थम आश्चर्यचकिता संजाता, जो बालिका है वो क्यों आश्चर्यचकित हो गई, क्यों उसको आश्चर्य हुआ? तो यहीं पर इसका उत्तर है गद्यांश में कि वृक्षस्य उपरि विलोक्य सचा आश्चर्यचकिता संजाता यत्र तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते, मतलब वो बालिका ने सोने का महल जब वृक्ष के ऊपर देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गई। फिर इसी में प्रश्न आता है कि स्वर्ण गवाक्षात काकेन किम कथितम, मतलब सोने के महल में कमरे में ऊपर से कौवे ने क्या कहा? तो कौवे ने क्या कहा, यहीं से उत्तर हो जाएगा। स्वर्ण गवाक्ष कथितम अहो बाले त्वम आगता तिष्ठ अहम त्वत्कृते सोपानवम अवतारयामी तत्कथे स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमय, क्या मतलब कि सोने के कमरे से उसने कहा कि हे बालिका तुम आ गई हो, रुको मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ और तुम बताओ कि मैं कौन सी सीढ़ी उतारूं, सोने की, चांदी की या तांबे की। तो ये आपको संस्कृत में लिखना है, यहीं से आपको उतार देना है, गद्यांश से प्रश्न के उत्तर को ढूंढ के लिख देना है। आपको ज़्यादा हिंदी में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ है यथा निर्देशम उत्तरत, केवल प्रश्न द्वयम, दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मदीय माता इति बालिका कस्यै वदति, मदीय माता इति, ये मेरी माता, ये शब्द बालिका ने किससे कहे? काकाए, कौवे से कहे। फिर है प्रहर्षिता बालिका निद्रामति ना लेभे, इसमें क्रिया कौन सा है? तो लेभे इसमें क्रिया है। फिर है प्रसादा इति शब्द से पर्याय पदम किम, प्रसादा का पर्याय शब्द है भवनम। ठीक है। अब आपका जो 14 नंबर का प्रश्न है, ये आपका एक पद्यांश है, मतलब एक श्लोक है, और इस पद्यांश को पढ़ करके आप प्रदत्त सब प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतम लिखत, संस्कृत में आपको क्या करने हैं? प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ये जो आपका श्लोक है, ये आपके जटायु शौर्यम एक पाठ है, वहां से ये लिया गया है। जब जटायु रावण को सीता को ले जाने से रोकने का प्रयास करता है और बड़ी बहादुरी से रावण का सामना करता है, तो वहाँ का ये वर्णन लिया है। तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबला
चकार बहुधा गात्रे व्रणान् पतग सत्तम ततो अस्य ससरम चापम मुक्तामणि विभूषितम चरणाभ्याम महातेजा भवंजास्य महाधनु स भग्न धन्व विरथो हतासो हतसारथि अंकेन आदाय वेदिम पपात भूवि रावण। तो ये श्लोक है। तो इसका मैं अर्थ बताता हूँ शॉर्टकट में कि जब जटायु ने क्या कर दिया, रावण पे आक्रमण कर दिया, उसको रोकने का प्रयास किया कि सीता को मत ले जा, तो क्या होता है, जटायु ने अपने तीक्ष्ण तीक्ष्ण मतलब तेज नखाभ्याम मतलब नाखूनों से, और चरणाभ्याम और अपने चरणों से, अपने पैरों से, तेज नाखूनों वाले पैरों से उस महाबली रावण पर क्या कर दिया, हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया, उसको रोकने का प्रयास किया। तो क्या हुआ, उसके क्या कर दी, धनुष बाण मुक्तामणिया सब उसकी तोड़ डाली, ससरम चापम मुक्तामणि विभूषितम सब तोड़ दिया उसका, है ना। चरणाभ्याम महातेजा भवंजा से महाधनु, भवंजा से मतलब तोड़ अस्त व्यस्त कर दिया, तोड़ दिया, महा बड़ा धनुष बाण भी उसका तोड़ दिया। तो सा भग्न धनवा, अब वो क्या हो गया, भग्न धनवा मतलब टूटे हुए धनुष वाला, वीरथो बिना रथ वाला, रथ भी तोड़ दिया उसका उसने, और हतासवो उसके घोड़े भी मर गए, हतासवो हतसारथी, और हत सारथी भी उसका मारा गया, घोड़े भी मारे गए, सारथी भी उसका मारा गया, बिना रथ का वो हो गया, और धनुष भी उसका टूट गया। अंकेन आदाय वेदीम पपात भूवि रावण, और अंक में गोद में उसने उठा लिया, वेदेही मतलब सीता जी को उसने गोद में उठाया, और पपात भूवि, पपात भूवि, पपात मतलब गिर पड़ा, भूवि मतलब भूमि पर वो गिर पड़ा, सीता जी को गोद में लिए हुए रावण भूमि पर गिर पड़ा। तो ये तो था इसका सिंपल सा अर्थ। अब आप इसके प्रश्न देखिए, एक पदेन उत्तर, एक शब्द में उत्तर देना, केवल प्रश्न द्वयम, केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। क गात्रे वर्ण चकारहा, तो यहीं पे उत्तर दिया है, पतग सततम जटायु, ये इसका उत्तर हो जाएगा। जटायु की दृश्यभ्याम चरणाभ्याम गात्र वर्ण चकारहा, तो तीक्ष्ण नखाभ्याम चरणाभ्याम, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तीक्ष्ण तेज नाखूनों वाले पैर थे उसके, ठीक है ना। का भूमि पपात, कौन भूमि पे गिरा, रावणा, रावण भूमि पर गिरा। अपूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं, तो पूरे वाक्य में उत्तर देने, केवल प्रश्न द्वयम, केवल प्रश्न 2 करने हैं, लेकिन यहां दे रखे 3 में से 2 करने हैं। हत सारथी रावणा के किम अकरोत, तो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से हो जाएगा, हत सारथी रावणा अंकेन आदाय वेदेहिम भूमि पपात, मतलब कि जब घोड़े वो रथ का सारथी मर जाता है रावण का, तो क्या होता है, रावण सीता जी को गोद में लिए हुए भूमि पर गिर पड़ता है। फिर है रावणा वेदहि केन आदाय भूमि पपात, मतलब रावण सीता जी को केन आदाय मतलब अंकेन आदाय मतलब गोद में उठा करके वो भूमि पर गिर जाता है, यही इसका उत्तर भी हो जाएगा। फिर प्रश्न आता है कि जटायु कथम गात्रे वर्ण चकारा, मतलब जटायु ने किस प्रकार से उसके शरीर को लहूलुहान कर दिया। तो जटायु तीक्ष्ण नखाभ्याम चरणाभ्याम गात्रे वर्णान चकारा। अब इसी पद्यांश पे आधारित ई वाला प्रश्न है, यथा निर्देशम उत्तरत, केवल प्रश्न द्वयम, केवल 2 प्रश्न करने हैं। निर्बला इत्यस्य विलोम पदम, निर्बला का विलोम पद है महाबला, इसी में जो आया है श्लोक में आया है महाबला, ठीक है। अब आता है तीक्ष्ण नखाभ्याम चरणाभ्याम इत्यत्र विशेषण पद क्या है, इसमें विशेषण पद है ये तीक्ष्ण नखाभ्याम, ये इसका विशेषण, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब आता है अंकेन आदाय वेदिम पपात भूवि रावणा इत्यस्मिन वाक्य क्रियापद, इस वाक्य में क्रियापद क्या है, तो क्रियापद क्या है इसमें, पपात गिर पड़ा, ये इसका क्रियापद है। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 15 पे। तो 15 में प्रश्न में क्या है कि अभी तो हमें गद्यांश आया, फिर पद्यांश आया, वह नाट्यांश, नाटक का अंश। तो आपके पुस्तक में एक नाटक है, उस नाटक का अंश यहाँ पे दिया गया है। इस नाट्यांश को पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत, नाटक को पढ़ना है और उसके पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में देने हैं। तो मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ, वीडियो तो काफी लंबा होता जा रहा है,
लेकिन फिर भी मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ, आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। कुंभकारा, जो कुंभकारा मतलब घड़ा बनाने वाला, जो कुम्हार समझो आप, कुंभकारा है ना। तो घट रचनायाम लीना गायती, घट रचना मतलब घड़ा वो बना रहा है, उसमें वो लीन है, घड़े बनाने में अपने लगा हुआ है, और वो कुछ गुनगुना रहा है। क्या गा रहा है वो? ज्ञात्वापि जीविका हेतो रचयामि घटान अहम। मतलब आप जानते हैं, आपको भी जानते होंगे कि जीविका के लिए अपने जीविका यापन के लिए मैं घड़ों का निर्माण कर रहा हूँ। जीवनम भंगरा सर्व यथे स्मृतिका घटा, और जीवन क्या है? भंगुर है, और सब क्या है? मृतिका, सब जो है दुनिया मिट्टी के घड़े के समान है। तो ये मान लीजिए इसका अर्थ हो गया। अब आप यहाँ पर चंदन जाता है कुम्हार के पास, कुम्भकार के पास चंदन गया, और चंदन कह रहा है नमस्करोमि तात। तो नमस्कार तात जी, नमस्कार। तात बड़े भाई को भी बोलते हैं, अंकल को, चाचा को, ताऊ को, है ना। तात, नमस्करोमि तात, तात जी को नमस्कार, चाचा जी नमस्कार, है ना, अंकल जी नमस्कार। पंचदश घटान इच्छामी, 15 घड़े, पंच 10, 5 और 10, 15 घड़े चाहिए, घड़ों की इच्छा है, 15 घड़े चाहिए मुझे, है ना। किम दास्यसी, क्या दोगे? क्या तुम मुझे 15 घड़े दोगे? घोड़े नहीं, घड़े, ठीक है ना। घड़े घड़े चाहिए। देवेश बोलता, देवेश मतलब कुम्हार, कुम्हार बोलता कथम ना, क्यों ना, विक्रणाय एव अति, बेचने के लिए ही तो हैं ये। ग्रहण घटान, घड़ों को ले जाओ। 500 रुपये चा देही, और 500 से ज्यादा रुपए लगेंगे, 501 रुपए लगेंगे, ठीक है। चंदन, चंदन बोलता साधु, अच्छा। परम मूल्यम तु दुग्धम विक्रिय एव दातुम शक्यते, पर मूल्य तो दूध बेचने के बाद ही दे सकता हूँ, पैसे अभी नहीं है, दूध बेच के, पहले दूध बेचूंगा। शायद आपको याद आ गया होगा ये पाठ, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उसको देखिएगा आप, बहुत अच्छा पाठ है ये। तो क्या हुआ कि घड़ों का मूल्य, पैसे तो मैं कब दूंगा? दूध बेच के दूंगा। देवेश कहता है क्षम्यताम पुत्र, पुत्र क्षमा करें, मूल्यम बिना तू एकम अपि घटम ना दास्यामी, मूल्य लिए बिना मतलब पैसे लिए बिना तो एक भी घड़ा नहीं दूंगा। अब उसकी वाइफ भी उसके साथ गई थी, चंदन की वाइफ जो है उसकी है मल्लिका। मल्लिका कहती है कि स्वभूषणम दातुम इच्छति, अपने आभूषण देने की इच्छा कर रही है, अपने जो उसके आभूषण थे, जेवर वगैरह थे, उनको देने की इच्छा कर रही है। बोलते तात यदि अधुनेव मूल्यम आवश्यकम, यदि अभी मूल्य आवश्यक है, तहरी ग्रहण एतत् आभूषणम, तो आप ये आभूषण ग्रहण कर लीजिए, ये आभूषण रख लीजिए और हमें घड़े दे दीजिए। देवेश जो कुम्हार है वो कहता है पुत्री के पुत्री, ना अहम पाप कर्म करोमि, मैं पाप कर्म नहीं करूंगा। कथम अपि न इच्छामि त्वाम आभूषण विहीना कर्तुम, मैं किसी भी प्रकार से इच्छा नहीं करूंगा कि तुम आभूषण विहीन हो जाओ, तुम्हारे पास आभूषण ना रहे। नयतु, ले जाओ, यथा अभिलिषितान घटान, जितनी भी तुम्हें घड़े चाहिए ले जाओ। दुग्धम विक्रिय एवं घट्ट मूल्यम ददातु, दूध बेच के घड़ों का मूल्य दे देना, पैसे दे देना। उभौ, उभौ मतलब दोनों पति पत्नी बोलते हैं, धन्योसी तात, धन्योसी, आप धन्य हो तात जी, आप धन्य हो। तो ये तो था नाटक का अंश। अब देखिए प्रश्न उत्तर, एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर देने हैं, केवल प्रश्न 2 करने हैं, लेकिन यहाँ पर 3 दिए हैं। तो का घटा रचयति, घट का, घटा मतलब घड़े को कौन रच रहा है, कौन घड़ा बना रहा है? कुंभकार, कुंभकारा यहाँ आया है, उसमें देख लेना, उसमें मिल जाएगा आपको। फिर आता है चंदन कति घटान इच्छति, चंदन ने कितने घड़े चाहिए? 5 10, 15 घड़े चाहिए उसको, ये इसका उत्तर हो जाएगा। फिर
स्व आभूषणम का दातुम इच्छति, अपने आभूषण कौन देने की इच्छा करता है? मल्लिका, जो उसकी पत्नी है, किसकी? चंदन की पत्नी, वो क्या करती है? अपने आभूषण देने को तैयार हो जाती है घड़ों के लिए। तो मल्लिका उसका नाम है, उसका नाम लिखना है। ये सारे उत्तर आपको गद्यांश में मिलेंगे। देखिए, कुंभकार मिल गया, पंचदश मिल गया, मल्लिका मिल गया, ये सारे आपको मिल जाएंगे। अब पूर्ण वाक्य आगे, पूरे वाक्य में उत्तर देने। प्रश्न द्वयम, 2 प्रश्नों के उत्तर देने। प्रश्न है 3। तो देवेश मल्लिका किम वदति, देवेश मल्लिका को क्या बोलता है? तो देवेश क्या बोलता है, यहीं पे दिया है। देवेश पुत्री के नाम पाप कर्म करोमि, मैं पाप कर्म नहीं करूंगा। कथमपि न इच्छामि, मेरी बिल्कुल भी ये इच्छा नहीं है कि त्वाम आभूषण विहीना कर तुम, मैं तुम्हें आभूषण विहीन कर दूं। नयतु यथा अभिलिषितान घटान, जितनी भी तुम्हारी इच्छा है उतने घड़े ले जाओ। दुग्धम विक्रय एवं घट मूल्यम दतातु, दूध बेच के जो है घड़ों का मूल्य दे देना। तो ये कहा देवेश ने मल्लिका से। फिर प्रश्न आता है कि कुंभकार किम इति गायति, इसका उत्तर भी आपको यहीं मिल जाता है। देखो, कुंभकार ये गायति, यहीं पे ये उत्तर मिल जाएगा इसका आराम से। फिर प्रश्न आता है कि देवेश घटस्य मूल्य कियत इति वदति, देवेश ने घड़े का मूल्य क्या बताया? क्या बताया था? यहीं पे 570 रुपये काणी, यहीं से ये उत्तर मिल जाएगा आपको। अब आते हैं इसमें यथा निर्देश उत्तरत, केवल प्रश्न द्वयम इसमें करने हैं। रचयामी इति क्रियापद से कर्तृपद किम, इसका हो जाएगा अहम, अहम इसका उत्तर हो जाएगा। फिर अधुना ये शब्द आया, इसका पर्याय पद यहाँ पे कौन सा प्रयुक्त हुआ है? शायद अधुनैव एक शब्द आया होगा कहीं, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। विक्रिय एवं घट मूल्यम, इसमें क्रियापद बताना है तो इसका हो जाएगा ददातु, ददातु। ठीक है, तो ये उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है कि रेखांकित पदानी आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यहाँ पर प्रश्न 4 करने हैं। तो रेखांकित जो शब्द हैं उनके आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ग्रामे रेखांकित, रेखांकित मतलब जिनके नीचे लाइन लगी हुई है, मतलब रेखांकित। जैसे ये लाइन लगी हुई है, ये लाइन लगी हुई है, ये इनके नीचे लाइन लगी है, वो रेखांकित शब्द हैं। इन रेखांकित पदों की जगह पे आपको प्रश्नवाचक शब्द लिखना है और तब आपको उसको प्रश्न बनाना है। तो जैसे कि आपका ये वाक्य है, ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, तो इसमें आपको इस ग्रामे की जगह का पर आपको क्या लिखना है? ग्रामे नहीं लिखना है, इसकी जगह पे आपको लिख देना है कुत्र, कुत्र निर्धना स्त्री अवसत, और अंत में लगा देना है प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, ऐसे ही ये दूसरा वाक्य है, इस मानुषाणा की जगह ये शब्द नहीं लिखना है। क्या लिखना है आपको? कुक्कुरहा, और यहां पर आपको लिखना है केसाम मित्रम अस्ति, और अंत में लगा देना प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसे ही क्या करना है आपको? थर्ड वाले में मल्लिका की जगह आपको लिखना का स्वपतिम चतुर्मतम मन्यते, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसी धर्म सर्वस्वम की जगह पे आप किम लिख सकते हो, किम आ सकता है। और रक्षा नियोग कारणात की जगह आप क्या लिख सकते हो? कस्मात लिख सकते हो, कस्मात, कस्मात करणात ये लिख सकते हो। मया भ्रष्टम या नाति, इस तरह से, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दोगे तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएंगे। प्रश्न 17 में क्या है कि मंजूषात समुचित पदानी चित्वा अधोलिखित श्लोकस्य अन्वय पूरक करना है। ये श्लोक है आपके सामने, गुणश्चवेव ही कर्तव्या प्रयत्नशीला पुरुषे सदा गुणयुक्तो दरिद्रो अपि न ईश्वर गुणे क्षमा। तो यहाँ पर ये शब्द दीर्घ मंजूषा, यहाँ पे ये शब्द हैं, ये शब्द भरने हैं। तो ये शब्द भरने हैं, इसमें से दोनों में भरने हैं। दो श्लोक दे रखे हैं। तो यहाँ पर पहले वाले में तो सबसे पहले गुणेशु आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा गुणेशु, यहाँ पर आ जाएगा गुणेशु। ठीक है, ऐसे यहाँ खाली दूसरे नंबर पे भरना है, तो ये दूसरा शब्द आ जाएगा दरिद्र,
दरिद्र, ये वाला शब्द जाएगा दरिद्र, दरिद्र अपि, और थर्ड पे आ जाएगा अगुणे, अगुणे, अगुणे। ठीक है, तो इस तरह से तीन शब्द तीन जगह पे आ जाएंगे। अब अगले वाले में यहां पर कौन सा शब्द आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका क्रमेण, क्रमेण आ गया, और फिर आपका आ गया पूरा लघवी हो गया, लघवी, लघवी, ये सब श्लोक में यहाँ दे रखे देख लीजिए, है ना। और यहां पर आ गया मैत्री, और ये शब्द यहाँ पे दे रखे हैं, ये सब ये भरने हैं, ये वाले शब्द हैं। अथवा वो वाला नहीं करना तो अथवा वाला भी दे रखा है यहाँ पे, ये श्लोक यहाँ पे दे रखा है, ये श्लोक इसको पढ़ना है, और नीचे खाली स्थानों में ये जो शब्द दिए हैं ये शब्द आपको यहाँ पे भरने हैं। जैसे आप यहाँ पे लता नाम भर दिया आपने, है ना, तो यहाँ आप देख लीजिए, इसमें पहले देख लीजिए कि लता नाम नितांतम शुभम शांतिशीलम, तो ये कहाँ पे कौन सा शब्द आएगा, ठीक है। तो उस चीज को आप देखिए, जैसे यहाँ आ गया सेकंड, थर्ड पे आ गया सलीलम, आ गया सलीलम, आ गया सलीलम उच्छलेत, तो ये सलीलम यहाँ से शब्द भरने हैं, ठीक है। तो ये शब्द आपको इन खाली स्थानों में भरने हैं और आपका उत्तर हो जाएगा। ये सारे शब्द यहीं पे हैं, देखो लता नाम है, सलीलम है, मदिया नाम है, तो कहाँ पे कौन सा आएगा ये आपको ध्यान से भरना है। प्रश्न संख्या 18 जो है वो है अधोलिखितम कथांश समुचित क्रमेण लिखत। यहाँ पे जो वाक्य दिए हैं इनमें कोई परिवर्तन नहीं करना वाक्यों में, खाली करना क्या है कि ये वाक्य क्रम से नहीं है, जो कहानी है, जो पाठ है, उसमें पहले कौन सी लाइन आई, फिर दूसरी कौन सी आई, तीसरी कौन सी आई, उस क्रम के हिसाब से इनका क्रम लगाना है। समुचित क्रम, उचित क्रम। ये तदा दुखिता बालका पलायनम कमपि स्वम, मतलब ये वाक्य है किसी पाठ से है और पाठ का नाम है भ्रांतो बाला, ठीक है। स अचिंत्यत भवंता एते वराका पुस्तक दासा, वो सोचने लगा कि ये सब क्या है, पुस्तकों के दास हैं। अहम तु आत्मानम विनोदस्यामि, मैं तो क्या करूँगा, आनंद करूँगा। भूयो भूयो हटम चारिता बालेसा मधुकर अगाय, बार बार हट करने पर, बालक के बार बार हट करने पर मधुकर ने गाया, मतलब भौरे ने गाया। वयम ही मधु संग्रह विहग्रा इति, हम तो मधु का संग्रह करने में व्यस्त हैं, है ना। कथम अस्मिन जगति प्रत्येक स्व स्व कार्य निमग्नो भवति, कैसे इस संसार में हर कोई अपने अपने कार्य में लगा हुआ है। स बाला अन्यत्र दत्त दृष्टि चंचवा, उस बालक ने अन्य जगह पे देखा है चौंच में कुछ दबाए हुए। तृणशाला का दिकम, मतलब तिनके को दबाए हुए देखा। आदानम एक चटकम अपश्यत, उसने एक चटक को देखा, मतलब चिड़िया को देखा। तथा प्रभृति सा विद्या विषणी भूत्वा महति विदुष्यम प्रथा संपदा अलभत, और उसके बाद क्या हुआ कि वो बहुत ज़्यादा विद्या विषणी हो गया, बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करने वाला बच्चा बन गया और बहुत विद्वान बन गया। भ्रांता कश्चन बाला पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडतुम अगच्छत, और भ्रमित कोई बालक पाठशाला जाने के समय पर खेलने निकल गया। तो सा पुष्पोद्यानम गच्छन्तम, वो पुष्प के उद्यान में जाता है। मधुकरम दृष्टवा, मधुकर को देखकर। तम क्रीडतम त्रिवारम आह्वयत, उसे खेलने के लिए 2-3 बार आह्वान करता है। तो मतलब ये पाठ में पहली लाइन कौन सी आई, मान लो ये पहली लाइन है तो इसे सबसे ऊपर लिखेंगे, मान लो ये दूसरी लाइन है तो इसके बाद इसे लिखेंगे। तो इस तरह से आपको इन सब वाक्यों को क्रम से लिखना है, सीरियल से लिखना है। अब चलते हैं हम 19वें प्रश्न पे। 19वां प्रश्न क्या कहता है, रेखांकितानि आदृत्य प्रसंगानुसार समुचितम अर्थम चित्वा लिखत। रेखांकितानि शब्द लिखा है, रेखांकित, रेखांकित मतलब जिनके नीचे है लाइन,
तो इस शब्द का हमको बताना है अर्थ। 4 उत्तर दे रखे। भ्रांता का क्या अर्थ है? भ्रमयुक्त है, निर्भय है, तंद्रालु है, बलवान है। तो इसका क्या अर्थ हो सकता है? भ्रांत का यहाँ पर भ्रमयुक्त हो सकता है। ठीक है। अब जैसे लतानाम नितांतम सुमम क्या क्या हो सकता है? पुष्पम हो सकता है। तंडुल अनिक्षेप तथापि स्वसूताम, स्वसूता मतलब स्वपुत्रीम हो सकता है इसका उत्तर। और भंगुर का अर्थ क्या हो सकता है? भंगुर का भंजन शीलम हो सकता है। इस तरह से मतलब 4-4 उत्तर आपको दिए होंगे पेपर में, उनमें से एक उत्तर आपको छांटना होगा। इसी का ख और अंतिम प्रश्न की ओर चल रहे हैं। ख है कि अधोलिखित शब्दानाम तेसाम अर्थम स मेलियन। नीचे जो शब्द लिखे हैं उनके अर्थ के साथ उसको मिलन करना है। तो आपको क्या करना है पेपर में, जिसका जो आंसर होगा उसके सामने लिखना है। ठीक है। जैसे दृष्टि पथम का आंसर है दृष्टि पंथा। ठीक है। तो इसको इसके सामने लिख देना, यहां पे लिख देना है दृष्टे पंथा। इस तरह से लिख देता है तो अच्छे से होगा। रिक्ता, रिक्ता का अर्थ है पूरिता। तो यहां पर हम क्या करेंगे? पूरिता इस तरह से लिख देंगे। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। मैं यहां पर आपको बता रहा हूं ये उत्तर इसका ये, और रिक्ता का ये हो गया आपका पूरिता। भ्रमाणाम का हो जाएगा अलीनाम। ठीक है। और तट्टे का हो गया तीरे। तो ये उत्तर हैं इसके, आप इसको सही करके लिखिएगा। तो इस वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया कि उत्तराखंड बोर्ड में कक्षा 9वीं का जो संस्कृत का पेपर है उसका सैंपल किस प्रकार का रहने वाला है। आपके पेपर में किस तरह का पेपर आने वाला है इसका हम आइडिया इस वीडियो में दे रहे थे। तो आप अच्छे से तैयारी करें, अच्छे अंक प्राप्त करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।